ओके स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम का 4th लेक्चर है। देखो तो याद है ना 15 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब जो भी है उसके आगे देखते हैं अभी यहाँ पे हमको इसमें क्या करना है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लोगों ने ली चैटलस प्रिंसिपल पढ़ा था ना, सबको याद है ना? याद है ना? ली चैटलस लास्ट में इधर ही लिखा था मैंने, ली चैटलस प्रिंसिपल। ओके तो याद है क्या था वो? बराबर, सिस्टम का इक्विलिब्रियम गवर्न करने के लिए कुछ फैक्टर्स रहता है, बराबर। अगर वो फैक्टर को हम लोग चेंज करें तो सिस्टम रेस्पॉन्ड करता है और वो अपने आप को ऐसा एडजस्ट करके लेगा कि हम लोग कुछ भी उसमें चेंज करें वो उसका इफेक्ट को मिनिमाइज कर देता है। ये ली चैटलस प्रिंसिपल है। 4 टाइप का इफेक्ट था ना, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ली चैटलस प्रिंसिपल। बताओ पहला क्या था? चेंज इन टेम्परेचर। देखा, चेंज इन टेम्परेचर पढ़ाऊंगा तुमको, किधर गया? चेंज इन टेम्परेचर, देख रहा है? ली चैटलस प्रिंसिपल ही है, उसमें स्पेशली देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है ली चैटलस प्रिंसिपल के हिसाब से, राइट। फिर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट या फिर चेंज इन कैटलिस्ट ना। तो वो चारों अभी हमको एकदम डिटेल में पढ़ना है, बस यहाँ पे ऐसा है। और आगे का तो क्वेश्चन हेबर्स प्रोसेस के ऊपर देखेंगे, हेबर्स प्रोसेस बाद में क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ली चैटलस प्रिंसिपल सबको याद है, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मालूम है ना, बराबर? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, बराबर। अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिया कोई पर्टिकुलर लीटर ऑफ सोल्यूशन में तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और वही कम कर दिया तो कम हो जाएगा। तो देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से क्या होता है। एक रिएक्शन मैंने लिया है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया मानो ना NH3 कैसे बनता है? अमोनिया बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? नाइट्रोजन लगेगा और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन होता है N2 और हाइड्रोजन होता है H2, बराबर ना। N2 और H2 से NH3 प्रॉपर नहीं ना, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा तुमको, बराबर। चलो देखो करके दिखाता हूँ। इतना तो याद रहेगा ना तुमको कि अमोनिया बनाने के लिए क्या क्या लगता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये तो ठीक है ना, इतना तुमको मालूम है। नाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस, इसलिए वो N2 के फॉर्म में होता है। और हाइड्रोजन भी क्या है? डायटोमिक गैस, इसलिए वो भी H। डायटोमिक का मतलब मालूम है? 2 एटम से बना हुआ गैस, उसको बोलते हैं डायटोमिक गैस, ठीक है। N2 और H2, सिंपल। तो अगर मुझे अमोनिया बनाना है तो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, इधर कितना नाइट्रोजन है 2 और वहां कितना है, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। क्या करते हैं? 2 कर दूं यहाँ पे, नाइट्रोजन बैलेंस। लेकिन हाइड्रोजन तो डिस्टर्ब हो गया। हाइड्रोजन गिनो जरा, कितना हाइड्रोजन RHS में? 6, और इधर कितना है? कैसे बनाऊं 6? 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, समझा? ये हो गया। एक्चुअल में इसी को बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस, बराबर। यही है हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस में भी क्या करने वाले हम लोग? प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया करते हैं, याद रखो। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? हेबर्स प्रोसेस। देखते हैं, चलो बाद में। अभी समझा मैं यहाँ पे क्या किया मैंने? प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब रिटर्न भी आ सकता है। अमोनिया से फिर से हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बना सकते हैं, बराबर है। चलो तो अगर मुझे इसके लिए Kc का वैल्यू लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता ना लिखने तुमको? तो हाँ, सबसे पहले प्रोडक्ट लिखते हैं ना, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इसके पीछे नंबर बताओ क्या है? तो पावर में 2 आएगा, आता है तुमको ना, किया हुआ चीज है। हाँ, फिर अपॉन में रिएक्टेंट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, N2 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, H2 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। N2 के पीछे कुछ नहीं है तो मैंने पावर में भी कुछ नहीं लिखा। H2 के पीछे क्या है तो मैंने पावर में 3 लिख दिया, समझा? हाँ, ये क्या है? ये तो सिंपल सा रिएक्शन है। इसमें हम लोग अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कांस्टेंट चालू नहीं किया। अभी जस्ट मैंने एक रिएक्शन बताया, नाइट्रोजन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। सिंपल सा कंसेप्ट है। Kc का वैल्यू भी लिख दिया है। अब चलो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके देखते हैं क्या होता है। पढ़ो स्टेज 1। सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम पे है। पहले याद है ना, ली चैटलस प्रिंसिपल में सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहता है। पहले हम लोग डिस्टर्ब करते हैं ना इक्विलिब्रियम बाय चेंजिंग द एनी फैक्टर, जो भी रहेगा। सेकेंड पॉइंट, द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय एडिंग एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, बराबर। ये इक्विलिब्रियम है। अगर 1 मोल नाइट्रोजन यूज किया है, 3 मोल हाइड्रोजन यूज किया, तो प्रॉपर 2 मोल्स तुमको क्या मिलेगा? अमोनिया। लेकिन अब हम लोग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कैसे कर रहे हैं? बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन। कैसे चेंज कर सकते हैं? कोई भी एक चीज को बढ़ा दो या तो कम कर दो। मैंने बढ़ा दिया। हम लोग ने 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तो पहले यूज किया था, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम आया था। अब मैं और हाइड्रोजन डाल दे रहा हूं उसके अंदर, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना, ज्यादा डाल दिया ना, एडिंग एक्स्ट्रा हाइड्रोजन। स्टेज 2 पढ़ो, क्या है स्टेज 2? द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय एडिंग, जितना एक्स्ट्रा हाइड्रोजन डालेंगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। अब उसको अपना मैनेज करना पड़ेगा ना इक्विलिब्रियम को, बराबर, बराबर। स्टेज 3 पढ़ो, added H2 is to be used up and converted to more or extra ammonia। देखो जो भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यहाँ पे डाला है, हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि ये जो भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन डाला है वो कौन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और एक्स्ट्रा बनाएगा ना अमोनिया भी, समझा ना? एक्स्ट्रा अमोनिया बनाएगा। 4th स्टेज,
सिस्टम रेस्पॉन्ड करेगा टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम पोजीशन। हाइड्रोजन डाल दिया है तो हाइड्रोजन यूटिलाइज होना चाहिए ना, तो जो नाइट्रोजन है उसके साथ रिएक्ट, जो भी नाइट्रोजन बचा हुआ रहेगा थोड़ा बहुत भी, उससे रिएक्ट करके क्या बना देगा, अमोनिया, और इक्विलिब्रियम पे फिर से रिटर्न आ जाएगा। समझा ना, सिंपल इजी है ना। पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, फिर सिस्टम का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कैसे किया, बाय एडिंग एक्स्ट्रा हाइड्रोजन। क्या होता है एक्स्ट्रा हाइड्रोजन का, वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, एक्स्ट्रा अमोनिया, फिर से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश। समझा ना, समझ गया ना क्वेश्चन, समझ, अरे इजी है, कुछ हार्ड नहीं, बहुत इजी है आज का लेक्चर। नेक्स्ट फैक्टर पढ़ो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ली चैटलर्स प्रिंसिपल। अब क्या चेंज करने वाले हैं, अब प्रेशर चेंज करके देखते हैं। समझा ना, कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ, होता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने वाला, राइट है, समझा ना। अमोनिया और एक्स्ट्रा बन गया ना, तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम और थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया रहेगा, सिंपल। आगे अब क्या चेंज करके देखने वाले, आइडियल गैस इक्वेशन याद है, अरे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी किया है ना हम लोगों ने, हाँ। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हमको रिलेशन किसके बीच में चाहिए, हमको रिलेशन प्रेशर का चाहिए, प्रेशर बराबर, प्रेशर। और याद है तुमको N/V के जगह पे क्या लिखा है हम लोग ने, नहीं याद है, अच्छा तुम लोग के इसमें x आया था ना, x/v ना, x/v को तुम लोग वो लिखते ना, वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, जो भी रहेगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो ये भी वही है। देखो नंबर ऑफ मोल्स को अगर वॉल्यूम से डिवाइड करा तो कॉन्सेंट्रेशन बनता है। अरे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को मोलारिटी बोलते हैं ना, और मोलारिटी को ही कॉन्सेंट्रेशन, यही कॉन्सेंट्रेशन, और क्या है, समझा। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स को टच नहीं करना है, वॉल्यूम को टच नहीं करना है, क्योंकि इससे ही क्या बनने वाला है मेरा, कॉन्सेंट्रेशन ना। और प्रेशर का तो इफेक्ट मेरे को देखने का है ना, तो प्रेशर को क्यों हटाऊं मैं, समझ। देखो तो बहुत सिंपल, बहुत एकदम, पीवी इज इक्वल टू क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एन को टच कर सकते क्या, नहीं, वो मेरे काम का चीज़ है। वी नहीं, वो भी काम का है, बराबर ना, पी के साथ वी था, और पी, तीन चीज़ तुमको चाहिए, पी चाहिए, वी चाहिए, और यहाँ पे एन चाहिए। बाकी जो आर और टी है, आर याद है क्या होता है, बताया था ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बराबर, याद रखो। आर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, ये पढ़ाया हुआ चीज़ है, आर को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 8.314 होता है जूल केल्विन रेज़ टू -1 मोल रेज़ टू -1, ये इसका वैल्यू है, बराबर, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। और हम लोग टेम्परेचर में कोई चेंज, इधर टेम्परेचर का चेंज हो रहा है क्या, टेम्परेचर का चेंज तो आगे दूसरे इसमें करेंगे, इधर टेम्परेचर एज इट इज है, मतलब आर खुद नंबर मतलब कांस्टेंट, और टेम्परेचर के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अ न्यू कांस्टेंट, समझा। तो आर और टी मेरे लिए क्या है, कांस्टेंट। एक पॉइंट याद करो जो सिखाया ऑलरेडी, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है क्या क्या आता है, इक्वल टू आता है और कांस्टेंट आता है, ध्यान के नहीं है, याद देखो कांस्टेंट आता है। देखो ये इक्वल टू है और ये क्या है, कांस्टेंट, अरे आर कांस्टेंट, टी का मतलब दोनों कांस्टेंट ना, मिला के कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट। मैंने क्या बताया था, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटेगा इक्वल टू आएगा, और तो उल्टा सोचो, अभी इक्वल टू और कांस्टेंट हटाओ तो क्या आएगा, नहीं जमा, समझा ना। तो ये आर और टी मेरे लिए कांस्टेंट है, इक्वल टू, दोनों हटाया तो आ गया प्रोपोर्शनलिटी, समझा पॉइंट कैसा बनाया, समझा क्या। अरे बहुत इजी है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पी उधर रखो, वी को नीचे भेज दो, वी किसके नीचे भेजेंगे, एन के नीचे, तो पी इज इक्वल टू एन बाई वी, आर और टी, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, इक्वल टू हटाया और आर टी हटा दिया, क्या आ गया बीच में, तो फॉर्मूला क्या बन गया, पी, ठीक है, पी और यहाँ पे एन बाई वी आ गया प्रोपोर्शनल में, बराबर, समझा है ना। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये सब मालूम है तुमको ना। चलो अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2, पढ़ो। एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, जो एक कलरलेस गैस है, डाइनाइट्रोजन टेट्रा मतलब N2O4, अरे डाइनाइट्रोजन, डाई मतलब क्या, 2, डाइनाइट्रोजन, टेट्रा मतलब 4 होता है, टेट्रा ऑक्साइड, राइट, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ये एक टाइप का कलरलेस गैस है। कैसा गैस है, कलर नहीं होता है, बराबर। आगे पढ़ो। एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो ब्राउन कलर का गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मालूम है, अच्छा बताओ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2, तो बताओ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या रहेगा, NO2 ना, अरे इजी ना, समझा। तो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4 जो कलरलेस गैस है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जो ब्राउन गैस है। आगे पढ़ते हैं। सेटअप इज सील्ड इन अ फ्लास्क, फ्लास्क में पूरा सील करके रख दिया है। एट अ पर्टिकुलर, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, देखो पर्टिकुलर टेम्परेचर बोल रहे हैं, इसका मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, बराबर ना, कांस्टेंट टेम्परेचर, जो पहले बता दिए। आगे समझा क्या हुआ है, एक फ्लास्क के अंदर 2 टाइप का गैस को सील करके बंद करके रख दिया है। कौन सा गैस है, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, कलर बताओ, कलरलेस, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कलर बताओ, ब्राउन गैस, दोनों को बंद करके सील करके रख दिया। आगे देखते हैं क्या होता है, पढ़ो। याद है क्या करने वाले, अरे प्रेशर में चेंज करके देखते हैं ना क्या होता है, समझा, पढ़ो। विद द डिक्रीज इन द प्रेशर, कम कर दिया,
कुछ लगाया रहेगा वहाँ पे, वॉल वगैरह लगाया रहेगा, सक्शन पंप वगैरह, जिसकी वजह से हम लोग प्रेशर कम कर देते हैं। प्रेशर कम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं बराबर। उस जो भी फ्लास्क रहेगा उसमें कनेक्शन करके प्रेशर बाहर निकाल दिया, जो भी रहेगा एयर वगैरह बाहर निकाल दिया तो अंदर का प्रेशर डाउन हो जाएगा ऐसा। तो व्हेन विद द डिक्रीज इन द प्रेशर द कलर डार्कन, से कलर डार्क हो जाता है एंड रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ मोर मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अरे जो ब्राउन गैस है और जो कलरलेस गैस है, जब बंद करके रखा है, जब प्रेशर डाउन करते हैं हम लोग बराबर, तो अंदर का जो कलर है वो क्या होता है और डार्क हो जाता है। डार्क हो जा रहा है इसका मतलब क्या है? तुम्हारा रिएक्शन आगे जा रहा है फॉरवर्ड, और जब आगे जा रहा है तो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल मिलेगा ना तुमको, और मोर मॉलिक्यूल्स मिलेगा प्रोडक्ट का। तो वही तो लिखा है, विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ मोर मॉलिक्यूल्स। अरे इजी एकदम, समझा? प्रेशर डाउन किया तो कलर कैसे हो गया? डार्क हो गया, और रिएक्शन कहाँ जा रहा है? फॉरवर्ड। कैसा मॉलिक्यूल मिल रहा है? मोर मॉलिक्यूल्स। अब उल्टा करके देखते हैं, प्रेशर डाउन किया ना, अब प्रेशर इंक्रीज करो, देखते हैं क्या होता है। डाउन किया तो कलर डार्क हुआ, अगर इंक्रीज किया तो कलर कैसा होना चाहिए? लाइट, मतलब कलरलेस बन जाना चाहिए पूरा ना। पढ़ो पॉइंट, पढ़ो नेक्स्ट पॉइंट। विद द इंक्रीज इन अब प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं और हमको मालूम है क्या होने वाला है, कलर क्या होगा बताओ? कलर लाइट होके ऑलमोस्ट कलरलेस हो जाना चाहिए। विद द इंक्रीज इन प्रेशर द कलर लाइटेंस, राइट है ना, लाइटेंस, ऑलमोस्ट कलरलेस बन जाता है धीरे धीरे आगे जाके। फिर द रिएक्शन विल मूव इन रिवर्स डायरेक्शन विथ लेस मॉलिक्यूल। अरे इजी है ना, हार्ड लगा क्या? इजी है ना, एकदम इजी। समझ गया पॉइंट क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन यूज करने का, PV = nRT, P = n/v/RT, P प्रोपोर्शनल n/v बराबर। फिर देखा हमने यहाँ पे क्या किया, एक सील पूरा करके पैक कर दिया एक बराबर ग्लास के अंदर। कौन सा गैस है बताओ? N2O4 और NO2, एक कलरलेस और दूसरा ब्राउन गैस है। प्रेशर डाउन किया, गैस का कलर डार्क हो गया, रिएक्शन आगे गया, मोर मॉलिक्यूल्स, सिंपल बराबर ना। प्रेशर अप कर दिया तो लाइट हो गया कलर, और ऑलमोस्ट कलरलेस हो गया, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में और लेस मॉलिक्यूल, सिंपल, खत्म, समझा? खत्म। नेक्स्ट पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। लिए अब कौन सा फैक्टर चेंज कर रहे हैं हम लोग? टेम्परेचर चेंज करके देखते हैं क्या होता है बराबर, समझा ना। दो समझा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके देखा, फिर प्रेशर का समझा लॉजिक क्या है? सब में एक रिएक्शन याद रखो, कॉन्सेंट्रेशन में प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया याद रखने का, और इसमें ये क्या किया, प्रेशर में वो दो कलर का गैस याद रखो, ब्राउन गैस और कलरलेस, N2O4 और NO2, सिंपल ना। अब टेम्परेचर चेंज करके देखते हैं, पढ़ो क्या है क्वेश्चन, पढ़ो। फैक्टर्स अफेक्टिंग ली चार्टलस प्रिंसिपल, और क्या यहाँ पे क्या करने वाले हैं? चेंज इन टेम्परेचर। देखते हैं यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल का प्रिपरेशन याद रखो। देखो मिथाइल अल्कोहल कैसे बनता है? मिथाइल अल्कोहल हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड से बना के देखो, चलो बता के दिखाओ कैसे बनता है। देखो बहुत ईजी, देखो रिएक्शन सबसे ईजी होता है अगर तुमको बेसिक आता है तो। बताओ क्या बना रहे हैं? पढ़ो पॉइंट पढ़ो। कंसिडर रिवर्सिबल, मतलब ऐसा, कंसिडर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन ऑफ, पढ़ो पूरा पढ़ो, फॉर प्रिपरेशन ऑफ, रुक जाओ, फॉर प्रिपरेशन ऑफ CH3OH। CH3 का मतलब होता है मिथाइल, और OH अल्कोहल ना, अल्कोहलिक ग्रुप, मिथाइल अल्कोहल। ये बनाने का है, किससे बनाने को भी बोला है? फ्रॉम का, मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CO2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब एक ही ऑक्सीजन होना चाहिए, क्या रहेगा? CO, मालूम है ना। हाँ, तो ये किससे बना रहे हैं हम लोग? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड क्या यूज कर रहे हैं? इससे बनाएंगे बराबर ना। जरा देखो क्या कैसा करने का, इसमें मैनेज करो। एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, कितना हाइड्रोजन है? क्या करूं इधर? 2 लिख दूं, जिससे बताओ, देखो चेक करो तुम्हारा पूरा का पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया कैसे? पूरा का पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया ना। और जो भी स्टेट वगैरह है ना, वो सब स्टेट जो है गैस स्टेट में बराबर। ये कैसा है सब जितना भी है, ये गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में होता है, हाइड्रोजन गैस में, मिथाइल अल्कोहल भी गैस में बराबर। थोड़ा सा हीट इवॉल्व होता है, तुमको याद है ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है, वो टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक। समझो लॉजिक क्या है? बोलने का मतलब है, अगर समझो कोई कंटेनर है हमारे पास जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और हाइड्रोजन गैस है, पर्टिकुलर जो भी रिएक्शन हुआ और मिथाइल अल्कोहल बन गया, सील है पूरा बराबर, हीट निकलेगा, लेकिन ऊपर तो सील है ना पूरा, तो हीट बाहर जा पाएगा, मतलब कंटेनर गर्म हो जाएगा, समझा ना? समझ गया रहेगा ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं, क्या होता है पढ़ो। विद द एक मिनट रुको जरा। अगर मैं टेम्परेचर कम, देखो एक बात बताऊं, हीट इवॉल्व हो रहा है, कोई भी चीज़ से हीट इवॉल्व हो जाता है। चलो एक काम करते हैं, एक एज्यूम करो कि हमारे पास कोई एक बॉटल है, समझो हमारे पास कोई बॉटल है बराबर, इसके अंदर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और हाइड्रोजन भी है, दोनों गैस है। ये ऐसा ये सील नहीं बोलेंगे, इसमें से एनर्जी का एक्सचेंज होता है ना। अरे इसके अंदर गर्म कोई भी चीज़, समझो हॉट वाटर रख दिया तो थोड़ा दूर ऐसा फील होएगा कि नहीं हमको, पानी गर्म फील होता है ना, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो
कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, दोनों को प्रॉपर मिक्स कर दिया, क्या बना दिया अंदर, मिथाइल अल्कोहल, बराबर। हमको मालूम है मिथाइल अल्कोहल का जो रिएक्शन इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मीन्स हीट विल इवॉल्व। तो अगर यहाँ से हीट निकलेगा, अगर इससे हीट निकल जाएगा, बराबर, तो बताओ अगर ये वाली चीज से हीट अगर निकल गया तो इसका खुद का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, खुद का टेम्परेचर कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा। इसके अंदर कुछ भी हीट था ना, हीट बाहर दे दिया ना, ठंडा हो जाएगा ना खुद, बराबर ना। अगर ये पूरा, मैं बोलता हूँ पूरा सील कंटेनर, इसमें से एनर्जी बाहर जा ही नहीं सकता है, तो ये गर्म हो जाएगा, समझा। लेकिन एनर्जी जा रहा है ना बाहर, तो खुद अगर मैं इसको और ठंडा कर दूँ तो रिएक्शन और जल्दी फास्ट होएगा कि स्लो हो जाएगा। सुनो क्या हो रहा है, रिएक्शन होने के टाइम पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिससे एनर्जी बाहर जा रहा है, खुद का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, राइट है, खुद का कंटेनर का टेम्परेचर। तो मैं बोल रहा कि मैं खुद से डाउन और कर देता हूँ ना, तो बताओ रिएक्शन फास्ट होएगा कि स्लो हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, समझा ना, आगे जाएगा। यही तो लॉजिक है, पढ़ो यही पॉइंट पढ़ो। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रिएक्शन विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अरे मैंने जो बताया राइट ही है ना, मैंने तो डाउन किया ना टेम्परेचर, ये इधर क्या हो रहा है, बढ़ा रहे हैं। अरे उल्टा इसका लॉजिक, समझा। ये ठंडा होने का ट्राई कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी इसको और गर्म कर रहा है, तो तुम्हारा रिएक्शन रिटर्न जाएगा ना पीछे, समझा है ना। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ना, रिटर्न चले जाएगा अभी, दैट इज इन द रिवर्स डायरेक्शन। एंड हेंस द, अगर रिवर्स जा रहा है तो ये CO और H2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कि मिथाइल अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, CO और मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा ना। and hence the concentration of reactant, that is carbon monoxide and hydrogen, increases, due to which the value of equilibrium। देखो एक बात बताओ, अगर ये CO और H2 का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू बढ़ता है, अगर डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर आता है, मतलब फ्रैक्शन का आंसर कम हो जाएगा ना। मैथ्स आता है ना, कोई भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है, इसका मतलब तुम्हारा जो भी चीज़ का रेशियो है उसका आंसर डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिंपल ना। अरे मैंने वही बताया था तुमको, समझा, खाली मैं तुमको अलग बताया, थोड़ा उल्टा बता दिया, समझा ना, मतलब दोनों का सेम ही है। समझ गया टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, समझा है। अगर सोचो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता तो, अगर समझो एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब ये नेचर से पूरा हीट ले लेगा ऐसा, और खुद क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और हम लोग गर्म कर रहे तो कि स्लो की फास्ट। अरे ध्यान से सोचो, ये रिएक्शन जब हो रहा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, समझो। एंडोथर्मिक मतलब नेचर से हीट ले रहा है, ये ले रहा है, मैं भी और एक्स्ट्रा इसको हीट दे रहा है, तो हाँ देखो सिंपल लॉजिक है। रिएक्शन को अगर हम लोग ने सपोर्ट किया तो रिएक्शन फास्ट होता है, अगर रिएक्शन के अगेंस्ट जा रहे तो स्लो हो जाता है। नेचर से हीट ले रहा था, मैं भी हीट दिया, तो मैं सपोर्ट किया, किसके अगेंस्ट गया, सपोर्ट किया ना मैंने इसको, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ये भी लॉजिक वही था, समझा। हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है मतलब ये नेचर को हीट दे रहा है और हम लोग इसको हीट दे रहे हैं, उल्टा जा रहा है ना। हम लोग नेचर से इसको हीट दे रहे हैं, तो अगेंस्ट गए तो रिएक्शन रिवर्स गया ना, समझा। और मैंने जो बताया था मैं भी वही बताया था, अगर मैंने इसको कूल कर दिया, मतलब कूल करने का मतलब है ये टेम्परेचर नेचर को देता है, मतलब ये हीट नेचर को देता है, एक ही बात है ना, समझ गया ना। टेम्परेचर का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट और कॉन्सेंट्रेशन, समझ गया। चलो अभी कैटलिस्ट देखते हैं। कैटलिस्ट का मतलब मालूम है क्या होता है, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को अल्टर कर देता है विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। कभी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में तुमको कैटलिस्ट देखने नहीं मिलेगा, समझा। Kc का जो वैल्यू लिखता है ना, इसमें कभी तुमको कैटलिस्ट देखने नहीं मिलने वाला, सिंपल ना। क्यों, कैटलिस्ट टेक पार्ट करता ही नहीं है रिएक्शन में, ओवरऑल रिएक्शन में। एक्चुअली वो फर्स्ट स्टेप में पार्ट करता है, सेकंड स्टेप में निकल भी जाता है, ऐसा लॉजिक है ना। तो ओवरऑल केमिकल रिएक्शन में वो टेक पार्ट नहीं करता, ऐसा बोल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, पढ़ो। ये किया हुआ चीज़ है, इथाइल एसीटेट बनाया हुआ है ना, हाँ। किससे बनता है, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। तुमको बताया था कोई भी एसिड में से अगर एक H निकल जाता है और कोई चीज़ आके अटैच होता है तो वहाँ पे 8 यूज़ करते हैं ना, हाँ। तो इथाइल अल्कोहल से इथाइल आके अटैच हुआ, दिख रहा है इथाइल, और एसिटिक एसिड था तो नाम हो गया इथाइल एसीटेट, और वाटर तो बाय प्रोडक्ट मिला है यहाँ पे। पढ़ो क्या याद है, क्या कर रहे हैं हम लोग कैटलिस्ट का चेंज करके देखते हैं, मतलब कैटलिस्ट डाल के देखते हैं कैटलिस्ट से क्या इफेक्ट होता है, एक बार कैटलिस्ट निकाल के देखते हैं क्या होता है। इतना समझो कैटलिस्ट से रिएक्शन अल्टर होता है। सेकंड पॉइंट पढ़ो, इफ द अबव रिएक्शन इज कैरिड आउट विदाउट, बिना कैटलिस्ट के अगर ये रिएक्शन किया ना, कुछ मतलब दिन लग जाते हैं, हावर्स नहीं, दिन लग जाते हैं, 4-5 दिन ऐसा लग जाएगा, समझा, मैंने डेज लग जाते हैं ये रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे आने के लिए, समझा पॉइंट क्या है। फिर से पढ़ो, इफ द अबव रिएक्शन इज कैरिड आउट विदाउट कैटलिस्ट इट वुड टेक मेनी डेज टू रीच इक्विलिब्रियम, समझा, बहुत दिन लग जाएगा उसको इक्विलिब्रियम पे आने के लिए। लेकिन इतना टाइम थोड़ी इंडस्ट्री के पास कि भाई 4-5 दिन देगा तो इक्विलिब्रियम पे आएगा, ऐसा नहीं ना, हमको फास्ट चाहिए रहता सब कुछ चीज़, बराबर।
लेकिन अगर ये रिएक्शन को ना मैंने एसिडिक मीडियम में किया, एसिडिक मीडियम का मतलब मालूम है, जहां पे H+ आयन रहता है। अगर मैं बेसिक मीडियम बोलूँ तो, अरे बेसिक मीडियम मतलब कौन सा आयन रहेगा वहां पर प्रेजेंस? एसिड कौन सा आयन देता है? H+। बेस कौन सा आयन देता है? OH-। याद रखो, हाँ, एसिडिक मीडियम बोल रहा है मतलब H+ आयन वहां पे है, और अगर मैं बेसिक मीडियम बोलता हूं तो OH। बेसिक मीडियम ना, अभी तो हम लोग एसिडिक में, ये रिएक्शन कैरी आउट होने के लिए मेनी डेज लग जाता है। लेकिन अगर मैं यही रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में करूँ ना, एसिडिक मीडियम मतलब H+ आयन, समझा, तो ये रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। आगे पढ़ो, कहाँ तक पढ़ते हैं? हाउएवर पढ़ो। हाउएवर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मतलब क्या? एसिडिक मीडियम, याद रहेगा। H+ आयन मतलब एसिडिक मीडियम है। एज अ कैटलिस्ट reduce the time to only few hours, बराबर, few, समझा, बराबर ना। अरे कुछ घंटों में आ जाता है, कुछ दिन लगने से, समझा ना, कुछ आवर्स में काम हो जाएगा तुम्हारा, समझा। कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होता है? हाँ, आगे, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट, इक्विलिब्रियम का इफेक्ट नहीं करता है, वो रिएक्शन को खाली फास्ट कर दिया यहाँ पे, समझा। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम, एक मिनट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को कुछ इफेक्ट नहीं करने वाला है, उसके फॉर्मूले में आता ही नहीं है। दिख रहा है तुमको कैटलिस्ट यहाँ पे H+ आयन किधर, ऐसा कुछ अगर मैं इसके लिए लिखूँ तो नहीं दिखेगा तुमको H+ आयन, बराबर। एंड इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, जो इसमें कुछ चेंज नहीं करेगा, राइट, कुछ भी चेंज नहीं करता है। आगे, डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस, इसमें नहीं दिखाई दे रहा तुमको कैटलिस्ट, नहीं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर लिखना भी है तो ये एरो के ऊपर लिखते हैं हम लोग, राइट है, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नहीं आता, समझा। हाँ, एंड इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसमें Kc के एक्सप्रेशन में नहीं आता है, Kc कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कहीं तुमको दिखने नहीं वाला है कैटलिस्ट। इजी है ना, रिएक्शन तुमको याद ही रहेगा ऑलरेडी। कौन सा एसिडिक एसिड? एसिडिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल गिव्स इथाइल एसीटेट एंड वाटर, समझा। फिर इसमें हमने देखा कि अरे ये रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए मेनी डेज लग जाता है विदाउट कैटलिस्ट, लेकिन अगर मैंने कैटलिस्ट यूज कर लिया तो वो टाइम कम हो जाता है टू फ्यू आवर्स, सिंपल, बराबर। फिर देखा कि कैटलिस्ट के बारे में क्या है, कैटलिस्ट कभी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नहीं आएगा, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में भी नहीं आएगा, वो ना तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्टर्ब करेगा, ना तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम है उसको डिस्टर्ब करेगा, समझा। चार चीज करता है। बोलो पहला क्या? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तुमको देखने नहीं मिलने वाला है। फिर सेकंड, Kc के एक्सप्रेशन में भी कम नहीं आता है, बराबर, Kc को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बराबर, और रिएक्शन का इक्विलिब्रियम को भी डिस्टर्ब नहीं करता है। लास्ट का 2 पॉइंट इक्विलिब्रियम पे, बराबर, और वो बात समझा रहेगा तुमको, इतना भी हार्ड नहीं है, समझ गया? बोलो क्लियर है आज क्या क्या हुआ यहाँ पे अभी तक? देखो क्या पढ़ा सबसे पहले, चेंज इन, देखा ना, चेंज इन, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा डाला तो एक्स्ट्रा क्या मिल गया? अमोनिया, और फिर से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, बराबर, ली चार्टल प्रिंसिपल। फिर देखा प्रेशर में चेंज करके देखते हैं, प्रेशर कम किया तो कलर, बोलो, डार्क हुआ कि लाइट हुआ? पॉइंट पढ़ो, डिक्रीज जैसी किया तुम्हारा कलर डार्क हुआ, रिएक्शन फॉरवर्ड, मोर मॉलिक्यूल, और जैसे प्रेशर मैंने अप कर दिया, इंक्रीज कर दिया तो लाइट हो गया, ऑलमोस्ट कलरलेस हो गया, रिवर्स गया रिएक्शन, राइट, और लेस मॉलिक्यूल सब तुमको मिलेगा प्रोडक्ट का, समझाना। फिर टेम्परेचर भी चेंज करके देखा, याद है ना, टेम्परेचर बढ़ाया तो समझा क्या होता है, वो डिपेंड करता है रिएक्शन पे। रिएक्शन अगर देखो सुनो, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है और मैं उसको टेम्परेचर दे रहा है, मतलब मैं उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो तुम्हारा रिएक्शन रिवर्स जाएगा। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो अगर मैं उसको हीट दिया तो मैंने उसको सपोर्ट किया, मतलब रिएक्शन और फॉरवर्ड में जाएगा, जल्दी आ जाएगा, फास्ट हो जाएगा रिएक्शन, सिंपल लॉजिक है। फिर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी देखा, कैटलिस्ट नहीं रहेगा तो कुछ दिन लग जाते हैं ना रिएक्शन होने के लिए, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के लिए, लेकिन वही अगर कैटलिस्ट यूज कर लिया तो फ्यू आवर्स में हो जाता है रिएक्शन, सिंपल। अब पढ़ते हैं हेबर्स प्रोसेस, 2-3 नाम से एग्जाम में आ सकता है, हेबर्स प्रोसेस और इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपेयर, अमोनिया इंडस्ट्री में ऐसे ही बनता है, हेबर्स प्रोसेस से ही बनता है। ये 12th में तुमको पी ब्लॉक वाला चैप्टर, उसमें एकदम डिटेल में बताऊंगा कि हेबर्स प्रोसेस क्या होता है। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ केमिकल, तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है, तीनों का मतलब है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, समझा, बाय हेबर्स प्रोसेस, बहुत ईजी है। देखो फर्स्ट पॉइंट एकदम सिंपल समझ, कुछ भी हार्ड नहीं, पढ़ो। इंडस्ट्रियल प्रोसेस कैन बी मेड एफिशिएंट, मतलब बहुत जल्दी रिएक्शन। देखो इंडस्ट्री क्या सोचेगा कि उसके पास जो भी इक्विपमेंट है, क्या वो दिन भर उसमें क्या रिएक्शन होते रहेगा, ऐसा है क्या? 4-5 दिन लग के उसमें ही सब कुछ ऐसा लगे? नहीं, फटाफट रिएक्शन होना चाहिए, समझा, ऐसा। इंडस्ट्रियल प्रोसेस कैन बी मेड एफिशिएंट, बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, राइट, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होना चाहिए, बाय अप्लाइंग आइडियाज ऑफ रेट पढ़ा ना हमने, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट किस पे डिपेंड करता है तुमको मालूम है सब कुछ, राइट। रेट ऑफ रिएक्शन का अगर आइडियाज यूज किया और केमिकल इक्विलिब्रियम का आइडियाज यूज किया तो इंडस्ट्रियल जो भी प्रोसेस है उसको बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं हम लोग, समझा पॉइंट क्या है? अरे बोलो,
क्लियर ना? इंडस्ट्रियल प्रोसेस कैन बी मेड एफिशिएंट बाय यूजिंग या फिर बाय अप्लाइंग आइडियाज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ये अगर आइडियाज यूज किया तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस बहुत जल्दी हो सकता है। आगे क्या है हेबर प्रोसेस, तुमको ऑलरेडी मालूम है। हेबर्स प्रोसेस से कौन सा गैस बनता है? अमोनिया बनाते हैं। क्या क्या यूज करेंगे अमोनिया बनाने के लिए? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अच्छा एक बात बताओ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने रेशो में यूज करेंगे बताओ? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने रेशो में यूज किया है? 1:3 ना, समझा ना? मतलब अगर मैं 1 लीटर नाइट्रोजन यूज करूं तो कितना लीटर हाइड्रोजन यूज करना पड़ेगा? समझा लॉजिक क्या है? ऐसा यूज करेंगे तो ही बनेगा हेबर प्रोसेस से अमोनिया। वही लॉजिक है, देखो 1:3 बना। इधर कुछ कंडीशन बताया है। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट मेन रोल प्ले करता है ना, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। कितना टेम्परेचर याद रखो, कितना है? 773 केल्विन का टेम्परेचर है। प्रेशर भी याद रखो, प्रेशर कितना लगता है? 250 atm। समझा? अरे ये रिएक्शन तुमको पहले से याद है ना, N2 + 3H2 गिव्स 2 times NH3, सब गैस स्टेट में। अभी 2 एक्स्ट्रा चीज में तुमको याद करा रहा है। एक याद रखो टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर लगता है? 773 केल्विन। और कितना प्रेशर लगता है? 250 atm का ATM प्रेशर का यूनिट है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बराबर। पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, पढ़ो। द हेबर्स प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ, हमको मालूम है इससे अमोनिया ही बनाएंगे ना, पहले ही देख लिया, ध्यान देते रहो इधर। बाय रिएक्टिंग टुगेदर, कौन कौन? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बाय पर्टिकुलर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कितना है? 1:3। अरे इसको ही बोलते हैं ना स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, समझा? बाय पर्टिकुलर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ वॉल्यूम, बताया ना 1 लीटर 3 लीटर वॉल्यूम है ना, लीटर क्या है? एंड एट सेलेक्टेड ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर भी आना चाहिए। सेलेक्टेड टेम्परेचर बताओ कितना है? 773 केल्विन। कितना है ऑप्टिमम प्रेशर? कितना है? 250 atm। याद है सबको, बराबर है? हाँ एक बात बताओ, तुमको डेल्टा एन निकालने आता है? क्या था डेल्टा एन? डेल्टा एन क्या होता है? N2 - N1। बताओ N2, बताओ N2 2, बताओ N1 2 - 4 -2। यही है पॉइंट नंबर 3, पढ़ो। द रिएक्शन प्रोसीड्स विद द डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल। डिक्रीज नंबर ऑफ मोल्स हो रहा है, पहले 4 मोल था ना, अरे 3 और 1 4 मोल, बाद में मिला कितना? अरे मिला 2 ना, 4 था 2 मिला, मतलब डेल्टा एन का वैल्यू -2 है। नंबर ऑफ मोल्स में कितना कम हो गया? 4 था 2 मिला, कितना कम हुआ? 2 कम हुआ ना, सिंपल लॉजिक है। हाँ, द रिएक्शन प्रोसीड्स विद द डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन इज -2 एंड द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक का समझ आ रहा है? अरे यही लॉजिक है, एक्सोथर्मिक है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मतलब ये नेचर को हीट देता है, बराबर। अगर मैं इसका खुद का सिस्टम का टेम्परेचर कम कर दूं तो रिएक्शन फास्ट की स्लो? फास्ट, क्योंकि इसने खुद ने नेचर को हीट दिया, खुद का टेम्परेचर लो हुआ, मैं और लो टेम्परेचर कर दिया, मतलब मैंने उसको सपोर्ट कर दिया ना, तो फास्ट कर देगा रिएक्शन। अगर ये नेचर को हीट दे रहा है, मैं इसको हीट दे रहा तो स्लो हो जाएगा ना। ये नेचर को दे रहा था हीट, हम लोग इसको हीट दे रहे हैं, स्लो हो जाएगा ना, समझा ना लॉजिक? हाँ आगे कैटलिस्ट भी है। एक और 3 चीज याद रखो, 2 नहीं 3 चीज याद रखो। रिएक्शन तुमको याद है, N2 + 3H2 गिव्स 2 times अमोनिया, रिवर्सिबली गिव्स, राइट? ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलो 773 केल्विन, ऑप्टिमम प्रेशर 250 atm। कैटलिस्ट भी याद रखो, आयरन लोखंड Fe, बराबर। आयरन कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मोलिब्डेनम, क्या? मोलिब्डेनम, थोड़ा अमाउंट मोलिब्डेनम का भी यूज किया, राइट? कैटलिस्ट है, इज यूज्ड एज अ फास्ट कर देता है रिएक्शन को, और क्या? समझा 3 चीज? टेम्परेचर बताओ 773 केल्विन, बराबर। प्रेशर 250 atm। कैटलिस्ट आयरन विथ या फिर आयरन कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मोलिब्डेनम, बराबर। याद रहेगा ना? खत्म है बस प्रोसेस, याद है ना? बहुत सिंपल है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस कैन बी मेड एफिशिएंट by applying ideas of rate of reaction and chemical equilibrium। प्रोसेस याद है? इन हेबर्स प्रोसेस ये क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ अमोनिया ना, बराबर ना, NH3 इन अ पर्टिकुलर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ वॉल्यूम दैट इज 1:3, बराबर ना। और तुमको याद रहेगा एट सेलेक्टेड टेम्परेचर एंड प्रेशर विद पर्टिकुलर कैटलिस्ट, अपने मन से बना सकते हैं, टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट सब याद है तुमको, बराबर? याद है ना? हाँ, जब रिएक्शन आगे जाता है तो नंबर ऑफ मोल्स कम होता है कि बढ़ता है? कितने से कम होता है? कम कितने से होता है? 2 से होता है, बराबर। 2 से कम हो जाता है। और डेल्टा एन का वैल्यू पूछो तो बोलने का -2, समझ गया रहेगा। अब देखते हैं ये रिएक्शन में टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, देखते हैं ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस में अगर मैं टेम्परेचर चेंज करके देखूँ, हमको पहले से आंसर मालूम है, सुनो आंसर क्या है।
रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? मतलब खुद नेचर को हीट दे रहा है, सराउंड, नेचर नहीं बोलना चाहिए, सराउंडिंग को, सिस्टम सराउंडिंग। सिस्टम मतलब ये रिएक्शन जिसके अंदर हो रहा है वो सिस्टम, इसको छोड़ दिया बाकी सब सिंपल लॉजिक है। तो रिएक्शन हो रहा है कोई भी कंटेनर के अंदर, रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक, हीट बाहर दे रहा है। हीट अगर बाहर दे रहे हैं सराउंडिंग को, समझा, और मैंने इसको हीट दे दिया, अगर मैंने इसको हीट कर दिया तो स्लो हो जाएगा रिएक्शन, यही तो आंसर रहेगा और क्या है। ये सराउंडिंग को हीट दे रहा है और हम लोग ने इसको कूल कर दिया तो यही तो है आंसर, यही आंसर है, समझा। पढ़ते चलो। द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज अ एक्सोथर्मिक, मालूम है ना, पढ़ा ना हमने, इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हेंस लोअरिंग, याद है, कम कर दिया टेम्परेचर, उधर पढ़ो मत, आंसर बताओ। अगर मैंने इसको टेम्परेचर कम कर दिया तो रिएक्शन लोअरिंग द टेम्परेचर, द इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट टू द, अरे अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट राइट में शिफ्ट हो रहा है तो रिएक्शन फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है? फास्ट ना, अगर पीछे जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट तो स्लो होता है, राइट तो बताया ना तुमको मैंने। आगे बढ़ते, नेक्स्ट पॉइंट। एट लो टेम्परेचर लॉन्गर टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम ऐसा होना चाहिए ना, इधर थोड़ी होता है इक्विलिब्रियम, समझा। तो अगर मैं क्या सोच रहा है कि चलो टेम्परेचर डाउन करते हैं, रिएक्शन फास्ट करेंगे, लेकिन रिएक्शन फास्ट करने से एक प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है? इक्विलिब्रियम अटेन होने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, समझा। हमको इक्विलिब्रियम अटेन करना है, समझा ना पॉइंट। एट लोअर टेम्परेचर, समझा, लो टेम्परेचर से एक फायदा था कि रिएक्शन जल्दी हो जाता है, लेकिन इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, समझा। एट लो टेम्परेचर लॉन्गर टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम, समझा। तो ज्यादा लो भी नहीं कर सकते, कर सकते क्या? नहीं। आगे बढ़ते, अब देखते, ज्यादा लो नहीं, हाई करके देखते क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन विल ऑकर रैपिडली विद अप्रिशिएबल डिकम्पोज, मतलब देखो ज्यादा लो नहीं करना है हमको, समझा। तो अगर थोड़ा बढ़ा दिया उससे टेम्परेचर, लो करने से एक प्रॉब्लम मालूम है क्या आ रहा था? क्या हो रहा था प्रॉब्लम? इक्विलिब्रियम अटेन करने बहुत टाइम लग जाएगा, तो उससे थोड़ा बढ़ा देते ना एट हायर टेम्परेचर, ठीक है। एट थोड़ा सा हायर टेम्परेचर क्या होगा? रिएक्शन फटक से हो जाएगा, बराबर, और रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। वही क्या एक्चुअल में बाय, देखो इक्विलिब्रियम कभी होता है मालूम है क्या? अरे N2 और 3H2 से NH3 बना तो इक्विलिब्रियम नहीं है, ये तो रिएक्शन हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन। N2 और H2 से अमोनिया बना और फिर से अमोनिया का टूटने से, डीकम्पोजिशन से N2H2 बना, तो जाके इक्विलिब्रियम आएगा ना, समझा ना। तो पॉइंट पढ़ो, विद एप्रिशिएबल टूट गया, एप्रिशिएबल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, रिटर्न भी तो आना, तभी तो आएगा ना इक्विलिब्रियम, समझा। तो ज्यादा लो भी नहीं कर सकते, उसे थोड़ा तुमको हाई करना पड़ेगा, जिससे क्या होएगा, तुम्हारा अमोनिया बन जाएगा और अमोनिया डिकम्पोज होकर फिर से नाइट्रोजन और आ गया इक्विलिब्रियम ना। अरे ऐसा रिटर्न आएगा तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा ना, खाली ऐसा गए तो क्या इक्विलिब्रियम है? क्या ये इक्विलिब्रियम है क्या? रिटर्न भी आना है तुमको फिर से ना, समझा ना। बाय अप्रिशिएबल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, तब जाके तुम्हारा वहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट प्रॉपर जल्दी अटेन हो जाएगा, समझा है। एक लास्ट, हेंस ऑप्टिमम, ज्यादा भी ऊपर ज्यादा हाई भी नहीं जाने का है, ज्यादा लो भी नहीं जाने का है, हमको ऑप्टिमम पे रखना है। हेंस द ऑप्टिमम टेम्परेचर हैज टू बी यूज्ड। कितना है ऑप्टिमम टेम्परेचर? जो तुमको ऑलरेडी याद करा दिया है, 773 केल्विन, याद है ना। ऑप्टिमम प्रेशर भी तुमको याद है, समझा। ज्यादा लो करने से क्या प्रॉब्लम है, समझा। ज्यादा हाई भी नहीं कर सकते, हाई किया तो क्या होएगा? अरे फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में उल्टा हो जाएगा ना, रिटर्न आ जाएगा ज्यादा, समझा। हाँ, फिर टेम्परेचर समझा, ज्यादा लो नहीं, एक ऑप्टिमम रखो, 773 केल्विन का टेम्परेचर रखो। लास्ट, इफेक्ट ऑफ हेबर्स प्रोसेस में, इफेक्ट ऑफ बहुत सिंपल सा दो ही पॉइंट है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर से क्या होता है? देखो प्रेशर याद है कितना रखने का है? कितना? 250, इजी पॉइंट है, पढ़ो। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड विद द हाई प्रेशर एज इट प्रोसीड्स विद डिक्रीज इन नंबर ऑफ, देखिए अगर रिएक्शन आगे तुमको लेके जाना है तो प्रेशर हाई करना पड़ेगा, और जिसमें ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ मोल्स कम होता है ना, 2 से कम हो जाता है, डेल्टा का वैल्यू -2। आगे, एट हाई प्रेशर द कैटलिस्ट बिकम्स, समझा। इधर भी प्रॉब्लम है, क्या सोचा पहले? डेल्टा का वैल्यू माइनस में आ रहा है, इसका मतलब अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो रिएक्शन बहुत जल्दी आगे जाएगा, लेकिन जब रिएक्शन ज्यादा आगे जाएगा तुम्हारा कैटलिस्ट इनएक्टिव हो जाएगा, बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन नहीं हो पाएगा जल्दी। तुमको 4-5 दिन लगाना है कि जल्दी करना है? जल्दी ना। तो कैटलिस्ट को इनएक्टिव क्यों कर रहे हैं? कैटलिस्ट को एक्टिव ही रहने दो, ज्यादा प्रेशर मत बढ़ाओ, ऑप्टिमम रखो ना प्रेशर में। हाँ वही पॉइंट है। एट हायर प्रेशर द कैटलिस्ट बिकम्स इनएफिशिएंट, काम ही नहीं करेगा तुम्हारा कैटलिस्ट, तो रिएक्शन जल्दी हो ही नहीं पाएगा। हाँ, देयरफॉर ऑप्टिमम प्रेशर, हाई प्रेशर नहीं, लो प्रेशर नहीं, ऑप्टिमम प्रेशर नीड्स टू बी यूज। कितना है ऑप्टिमम प्रेशर? समझा प्रॉब्लम क्या है? अरे इजी है, एक्सोथर्मिक था, कूल किया तो रिएक्शन होता है फास्ट, लेकिन सिर्फ फास्ट नहीं करने का है, डिकम्पोज भी तो करने हैं, रिटर्न आके इक्विलिब्रियम में फास्ट हुआ रिएक्शन, लेकिन प्रॉब्लम क्या था? तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां शिफ्ट हो गया? राइट में। ऐसा थोड़ी होना चाहिए,
इक्विलिब्रियम पॉइंट प्रॉपर रहना चाहिए ना, राइट में ज़्यादा शिफ्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमने क्या किया, ज़्यादा लो भी नहीं किया, हमने हायर रखा है टेम्परेचर, जिससे हमारा रिएक्शन रिटर्न भी तो आए, तभी तो आएगा ना इक्विलिब्रियम। फिर देखा प्रेशर से भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दिया तो कैटलिस्ट इनएक्टिव हो जाता है, इनएफिशिएंट हो जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया है, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, कितना प्रेशर है, ऑप्टिमम प्रेशर कितने का है, खत्म, सिंपल, समझा ना, चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ पे एक बार रिवाइज मारते देखते क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, समझा ना, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा डालो ना, अमोनिया एक्स्ट्रा मिल जाएगा तुमको, इक्विलिब्रियम फिर से एस्टैब्लिश। फिर देखा इफेक्ट इन प्रेशर, कम कर दिया प्रेशर, कलर डार्क, और ज़्यादा कर दिया प्रेशर तो कलर लाइट, बराबर ना। हाँ, फिर हमने चेंज इन टेम्परेचर देखा, वो डिपेंड करता है रिएक्शन पे, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर हम लोग सपोर्ट कर रहे तो फास्ट, अगर उसके अगेंस्ट जा रहे तो स्लो हो जाता है। फिर देखा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, याद है कैटलिस्ट का क्या लॉजिक था यहाँ पे, कौन सा कैटलिस्ट, एसिडिक मीडियम H+ आयन ना, H+ आयन लेंगे तो फ्यू आवर्स में हो जाता है, नहीं तो डेज लग जाता है ना, समझा। फिर हमने पढ़ा हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस से कौन सा गैस बनाते हैं, अमोनिया, यही इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, बराबर ना। अमोनिया बनाने के लिए पर्टिकुलर वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा, रेशो का कितना 1:3, कितना टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, कितना प्रेशर, वो भी ऑप्टिमम प्रेशर है, कौन सा कैटलिस्ट, आयरन, साथ में क्या कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मोलिब्डेनम, समझा, समझा ना, खत्म, इतना ही है।